अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक ऑफ एनीमिया। एनीमिया का टॉपिक फार्मेसी टेक्नीशियन के जो ब्लड का चैप्टर है उसमें मौजूद है और वहाँ पे ये बहुत डिटेल में स्टडी किया गया है और उसमें काफ़ी वर्डिंग टफ़ यूज़ की हुई है और बच्चों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है। सो हमने कोशिश की है कि इसको नोट्स की शक्ल में हम शॉर्ट कर सकें और जितना भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मेन एक्सट्रैक्ट है इस टॉपिक का, वो हम निकाल सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनीमिया होता क्या है। एनीमिया बेसिकली ऐसी बीमारी है खून की जिसमें हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल का लेवल जो है वो कम हो जाता है। कि अगर किसी वजह से किसी पेशेंट में रेड ब्लड सेल्स या एचबी लेवल कम हो जाए तो हम कहते हैं पेशेंट जो है वो एनीमिक हो गया है। और एनीमिक पेशेंट की सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि आप उसकी अगर आइज़ को गौर से देखें या उसकी स्किन को गौर से देखें तो वो पीली पड़ना शुरू हो जाती है, वो येलो होना शुरू हो जाती है। तो फिर हम कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट करवाते हैं कि वाकई ही पेशेंट को एनीमिया है या नहीं है, जिसमें से एक टेस्ट ईएसआर का भी होता है। एनीमिया क्या है? एनीमिया इज डिफाइंड एज लो लेवल ऑफ आरबीसी और लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। अगर किसी वजह से आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाए या एचबी लेवल डाउन हो जाए, क्योंकि आपको पता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो या रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे, दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो पेशेंट किस कंडीशन में जा सकता है? पेशेंट एनीमिया की कंडीशन में जा सकता है। उसके बाद बताया गया है कि एनीमिया की वजूहात क्या क्या होती हैं, कि क्या रीज़न है कि किसी भी पेशेंट को जो है या किसी भी इंसान को ब्लड की जो है वो कमी हो जाएगी या रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी, तो किस किस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली इसकी 3 मेजर रीज़न्स हैं। पहली मेजर रीज़न है कि ब्लड लॉस एनीमिया। कि एनीमिया ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिनमें किसी वजह से ब्लड लॉस हो गया है, यानी कि खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ी कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो इंसान का बह जाता है। तो उसकी बॉडी में ज़ाहिर है, आपको पता है कि जब ब्लड बॉडी में कम रह जाएगा तो उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स भी कम रह जाएंगी और हमारी ब्लड का मेजर पोर्शन जो है वो रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं। तो अगर किसी वजह से आपका ब्लड लॉस हो जाए तो उससे भी पेशेंट जो है वो एनीमिया में जा सकता है। फिर हमने फर्दर बताया है कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें पेशेंट का ब्लड लॉस हो सकता है। तो ड्यूरिंग सर्जरी, जब आप कोई मेजर सर्जरी कराते हैं तो उस दौरान भी बहुत सारा ब्लड पेशेंट की बॉडी से निकल जाता है, तो उसके बाद पेशेंट एनीमिया में जा सकता है। ट्रॉमा यानी कि कोई इंजरी हो जाए, पेप्टिक अल्सर हो जाए, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ये हमारी पेप्टिक अल्सर हमारे बेसिकली हमारी जो जीआईटी है या मैदा है उसमें तेजाबियत का हो जाना। हुकवर्म इन्फेक्शन। हुकवर्म इन्फेक्शंस क्या होते हैं? हुकवर्म वो कीड़े होते हैं जो कि इंसान की बॉडी के अंदर पलते हैं। ये कीड़े जो है वो गंदा पानी या गंदी खुराक खाने से हमारी बॉडी में एंटर होते हैं और ये बहुत छोटे छोटे लार्वा होते हैं या कीड़े होते हैं जो कि नॉर्मली आपको आम आँख से नज़र भी नहीं आते, लेकिन जब ये बॉडी के अंदर जाते हैं तो वहाँ से ये इंसान की बॉडी का खून पीते हैं और ये बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मोस्टली ये जो इन्फेक्शन है वो बच्चों में होता है। फिर ये बच्चों को उनके फिसिस के ज़रिए से, उनके फुजले के ज़रिए से ये बड़े बड़े कीड़े उनकी बॉडी से खारिज होते हैं। खारिज होने के लिए भी आपको दवाइयाँ चाहिए होती हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं जो कि इन पैरासाइट्स को पेशेंट की बॉडी से, बच्चों की बॉडी से बाहर निकालती हैं। तो बहुत बड़े बड़े कीड़े होते हैं जो जिंदा या मुर्दा हालत में बच्चों की बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो ये कीड़े भी क्योंकि इतने बड़े बड़े जो हुए हैं तो वो इंसान का खून पी के बड़े हुए हैं, तो इन कीड़ों की अगर ज्यादती हो जाए बॉडी के अंदर तो ये कीड़े आपकी बॉडी का काफ़ी खून जो है वो पी जाते हैं, जिसकी वजह से आपका अपना ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है और पर्सन या बच्चा जो है वो एनीमिया का शिकार हो जाता है। आजकल ये नहीं होता, लेकिन पुराने वक्तों में जब सैनिटेशन का इतना निज़ाम नहीं था, बच्चे ज़्यादातर बाहर खेलते थे या मिट्टी में ज़्यादा खेलते थे, तो उन दिनों में बच्चों में ये इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता था और अक्सर बच्चे एनीमिया का शिकार होते थे। सेकेंड रीज़न जो हमारे पास आती है वो है इंक्रीज रेट ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन। कि अगर किसी वजह से आपकी बॉडी में जो आरबीसीज बन रहे हैं वो मरना शुरू हो जाएं, वो तबाह होना शुरू हो जाएं, यानी उनका लाइफ टाइम होता है 120 दिन, लेकिन किसी भी वजह से आपके रेड ब्लड सेल्स वक्त पूरा करने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाएं, मर जाएं, तो उससे भी क्या हो सकता है? पेशेंट की बॉडी में एनीमिया हो सकता है, क्योंकि आरबीसीज बन तो रहे हैं लेकिन वो डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। इस तरह के एनीमिया को हम कहते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। हीम का मतलब होता है ब्लड, लिटिक का मतलब होता है तोड़ना, लाइसिस तोड़ना। तो वो एनीमिया जो कि ब्लड सेल्स के टूटने की वजह से होता है उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप आरबीसी हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं।
थर्ड टाइप जो हमारे पास आती है उसमें जो रीज़न हमारे पास आती है वो ये है कि आपके पास जो आरबीसीज हैं इनकी प्रोडक्शन यानी कि इनकी जो पैदावार है उसमें एबनॉर्मेलिटी आ रही है। पहला रीज़न क्या था कि ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। सेकंड रीज़न ये है कि आरबीसी बन ठीक रहे हैं लेकिन बनने के बाद वो अपना टाइम पीरियड पूरा नहीं करते और वो डिस्ट्रॉय जल्दी हो जाते हैं, कोई जरासीम आके उनको ख़त्म कर देता है या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ उनको ख़त्म कर देती है, तो आरबीसीज तबाह हो रहे हैं। तीसरी रीज़न ये है कि आरबीसीज ने जहाँ से बनना है, बोन मैरो से जो आरबीसीज बनेंगे उस प्रोडक्शन एरिया या उस फैक्ट्री के अंदर कोई मसला हो गया है जिसकी वजह से आरबीसीज ठीक से बन ही नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से भी मुख्तलिफ किस्म के एनीमिया जो है वो पेशेंट की बॉडी में हो सकते हैं। पहला है एप्लास्टिक एनीमिया। ये एनीमिया की एक ऐसी टाइप है जिसमें हमारी बॉडी में ना सिर्फ रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन कम होता है बल्कि बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की मिकदार भी कम हो जाती है। तो ये बहुत ख़तरनाक एनीमिया होता है। इसमें हमारी बॉडी के तीनों सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, तीनों की पैदावार कम हो जाती है। फिर आता है एप्लेजिया। एप्लेजिया होता है व्हेन अ बॉडी पार्ट डज नॉट डेवलप फुली, यानी कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी का कोई एक हिस्सा ठीक से डेवलप नहीं होता, यानी कि हमारी जो बोन मैरो है जिसने हमारे लिए आरबीसीज बनाने हैं, अगर वो बोन मैरो या गूदा ठीक से बनेगा ही नहीं हमारी बॉडी में, फैक्ट्री हमारी ठीक नहीं होगी, तो उससे प्रोडक्शन भी क्या निकलेगी, ख़राब निकलेगी। तो इस कंडीशन में नॉर्मली हमारा बोन मैरो जो है वो ठीक से डेवलप नहीं होता बच्चों का, जिसकी वजह से उनमें एनीमिया हो जाता है। और इस तरह के एनीमिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम एप्लेजिया कहते हैं। एनीमिया की बहुत सारी टाइप्स हैं, आपको उन तमाम टाइप्स में बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ हीमोलिटिक एनीमिया तो आप उसको बता सकें कि हीमोलिटिक एनीमिया ये चीज़ होती है और इसकी रीज़न ये होती है। ठीक है, तो एनीमिया की तकरीबन 7 से 8 टाइप्स होती हैं और उन तमाम टाइप्स के अंदर बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगर कोई पूछे कि हीमोलिटिक एनीमिया क्या है तो हम उसको बता सकते हैं कि ये एक ऐसा एनीमिया है जिसमें हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन जो है, रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो पैदा तो ठीक होते हैं लेकिन बाद में वो जल्दी से मरना शुरू हो जाते हैं। फिर आता है रीनल फेलियर। अगर किसी की किडनी ख़राब है, ठीक है, तो वो भी एनीमिया में जा सकता है। अब किडनी का एनीमिया से क्या ताल्लुक है, अगर आपने आरबीसीज का टॉपिक पढ़ा है जो लेक्चर मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, तो वहाँ पे हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए हमें एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन चाहिए होता है और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन किडनी से रिलीज होता है। ठीक है, रीनल का मतलब होता है किडनी। अब अगर किसी पेशेंट की किडनी ख़राब है तो उसका एरिथ्रोपोइटिन कम बनेगा या नहीं बनेगा। जब एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा या कम बनेगा तो बोन मैरो को एरिथ्रोपोइटिन या कम मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा, और जब उसको नहीं मिलेगा बोन मैरो को तो बोन मैरो को एनर्जी नहीं मिलेगी और बोन मैरो आपके लिए रेड ब्लड सेल्स नहीं बना सकते। तो जिन लोगों में किडनी फेलियर होता है उनमें भी जो आपने देखा होगा कि जिनका किडनी ट्रांसप्लांट होता है, जिनमें किडनी के इश्यूज होते हैं, वो लोग जो है वो पीले पड़ जाते हैं या वो वाइट हो जाते हैं। उनका जो पिंक कलर है, जो उनकी अंडरटोन होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो पिंक की जगह वाइट या येलो हो जाते हैं। तो उसकी बेसिक रीज़न ये है कि उनकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है, इसलिए वो एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास आता है एंडोक्राइन डिसऑर्डर। एंडोक्राइन डिसऑर्डर से मुराद ये है कि एंडोक्राइनोलॉजी बेसिकली हम कहते हैं जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टडी करते हैं। आप ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़ कर आए हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और इनकी सिक्रीशंस बगैर नालियों के हमारी बॉडी के अंदर ही सिक्रीट होती है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं लेकिन इनमें नालियाँ मौजूद होती हैं और ये नालियों के ज़रिए से अपनी सिक्रीशंस को बॉडी से बाहर भी खारिज कर सकते हैं। तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर का मतलब है कि जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनके अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो गई। और आपको पता है ग्लैंड से क्या चीज़ें रिलीज होती हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सो अगर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, और हमारे एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है, जिससे एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है। अगर ये ग्लैंड खराब हो जाएंगे तो इनसे बहुत सारे तकरीबन 10 से 15 हार्मोन इनसे रिलीज होते हैं। वो सारे के सारे हार्मोन कम रिलीज होंगे और जब वो कम रिलीज होंगे तो वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे और रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो सकती। इसके साथ साथ डिफेक्ट इन डीएनए सिंथेसिस।
डीएनए सिंथेसिस, अगर किसी का बेसिकली डीएनए ख़राब है तो डीएनए की कमी की वजह से या डिफेक्ट होने की वजह से भी उसकी बॉडी में बहुत सारे जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिसमें उसकी बॉडी में प्रॉपर क्या नाम है इसका, आरबीसीज है, इसकी प्रोडक्शन जो है वो ठीक से नहीं होती। उसके बाद आता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। लफ्ज़ मेगा का मतलब होता है बड़ा, ब्लास्ट का मतलब होता है टूटना। ऐसा एनीमिया या फॉर्मेशन, ठीक है, मेगैलोब्लास्टिक का, ब्लास्ट का मतलब होता है जैसे ऑस्टियोब्लास्ट बोन का बनना, तो मेगैलोब्लास्ट मीन बड़ा बनना, एनीमिया मीन ब्लड की बीमारी। एक ऐसी बीमारी जिसमें आपके रेड ब्लड सेल का साइज ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसको आप क्या कहते हैं, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। फिर आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब आयरन हमें क्यों ज़रूरी है, आपने आरबीसी का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके अंदर हमने हीमोग्लोबिन पढ़ा था, उस हीमोग्लोबिन के अंदर हमने आयरन पढ़ा था, ठीक है, और हमने कहा था हर हीमोग्लोबिन के अंदर 4 आयरन मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन को सरवाइव करने के लिए आयरन की ज़रूरत है, और आयरन हम बाहर से हासिल करते हैं, खुराक से हासिल करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल से हासिल करते हैं। तो अगर हम ठीक से खुराक नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी, आयरन की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन ख़राब हो जाएगा, हीमोग्लोबिन ख़राब होगा तो रेड ब्लड सेल्स ख़राब हो जाएंगे, रेड ब्लड सेल्स ख़राब हो जाएंगे तो आपको एनीमिया हो जाएगा। उसके बाद आता है थैलेसीमिया। ये नाम तकरीबन सब लोगों ने सुना होगा। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की बॉडी में ये मोस्टली बचपन से ही होती है, जेनेटिक होती है, जिसमें बच्चे जो हैं उनकी बॉडी में कभी भी ब्लड जो है वो सारी ज़िंदगी नहीं बन पाता। अब उनकी बॉडी में क्यों नहीं ब्लड बन पाता, उसकी वजह ये होती है कि उनकी बॉडी में जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो कम होती है या नहीं होती, ठीक है, जिसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी उनका जो बोन मैरो है, क्योंकि वो आपको पता है ग्लोबिन ने क्या बनाना होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ने क्या बनाना होता है, आरबीसीज बनाने होते हैं। तो अगर हमारे पास ग्लोबिन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो आरबीसीज नहीं बनेंगे, तो आरबीसीज नहीं बनेंगे तो पेशेंट का ब्लड नहीं बनेगा। तो लिहाजा जो थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं वो सारी ज़िंदगी हमारे खून के ऊपर ज़िंदा रहते हैं। अगर हम उनको अपना ब्लड डोनेट करते रहते हैं तो बच्चे सर्वाइव करते हैं, अगर उनको ब्लड डोनेट ना किया जाए तो उन बच्चों की डेथ हो जाती है, और इन बच्चों की जो लाइफ है वो बहुत कम होती है। तो टोटली ब्लड पे डिपेंड करते हैं, बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, डिपेंड करता है कि पेशेंट की बॉडी में कितना मसला है। अगर उसकी बॉडी थोड़े बहुत आरबीसीज, थोड़ी बहुत ग्लोबिन पैदा कर रही है तो वो थोड़े बहुत आरबीसीज पैदा कर रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको ब्लड बाहर से चाहिए होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मुकम्मल तौर पर ग्लोबिन ख़त्म हो जाता है, तो फिर उनको हफ्ते में 3-3 4-4 बार भी ब्लड जो है वो लगवाना पड़ता है। उसके बाद आता है सिकल सेल एनीमिया। लफ्ज़ सिकल का मतलब होता है कमज़ोर हो जाना, अब नॉर्मल हो जाना, पतले हो जाना, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल का साइज़ ज़रूरत से छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, बारीक हो जाता है। तो वो जब रेड ब्लड सेल्स की शक्ल अब नॉर्मल हो जाती है तो वो जल्दी से डिस्ट्रॉय होते हैं, अपना काम ठीक से नहीं करते, तो उसकी वजह से भी पेशेंट जो है वो एनीमिया का शिकार हो जाता है। तो ये सारी जो इश्यूज़ हैं वो किस वजह से हैं, आप देखें इन सब में हमारे रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन मुतासिर हो रही है, यानी कि ये सारी वो रीज़न्स हैं जिसमें हमारी बॉडी में आरबीसीज बनते ही नहीं हैं। तो इसमें से भी वो आपसे एमसीक्यूज़ पूछ सकते हैं, आपसे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया देखिए उसकी रीज़न पूछी जा सकती है, वजह पूछी जा सकती है, फिर हम हर एनीमिया की टाइप को आगे डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एनीमिया, एनीमिया कितनी टाइप्स का होता है। तो एनीमिया हमारे पास टोटल 7 टाइप्स के आपकी बुक के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। इसमें एक आपके पास आता है ए प्लास्टिक एनीमिया, सेकेंड टाइप हमारे पास आती है पर्निशियस एनीमिया, फिर हमारे पास आता है हीमोलिटिक एनीमिया, फिर आता है हेरिडिटी सेफेरोसाइटोसिस, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया। तो ये 7 टाइप्स आपकी बुक के अंदर मेंशन की गई हैं, इनको डिटेल में वहाँ पे बताया भी हुआ है। हमने कोशिश की है कि एक टाइप को हम एक पेज के ऊपर जो है वो कंप्लीट करें, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का, उसको हम सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 एनीमिया के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ए प्लास्टिक एनीमिया के बारे में। ए प्लास्टिक एनीमिया का हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि ए प्लास्टिक एनीमिया एनीमिया की एक ऐसी टाइप है जिसमें हमारी बॉडी में सारे के सारे जो ब्लड सेल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं या उनकी कमी हो जाती है,
जिसमें कौन कौन से ब्लड सेल्स आते हैं, रेड ब्लड सेल्स आते हैं, वाइट ब्लड सेल्स आते हैं और प्लेटलेट्स आते हैं। तो ये सारे के सारे जो हमारे सेल्स हैं ये ख़राब हो जाते हैं। इस टाइप ऑफ एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स काउंट आर डिक्रीज ड्यू टू बोन मैरो एप्लेजिया। एप्लेजिया का मतलब होता है डिफेक्ट। अब इसमें जो वजह है पेशेंट की कि किसी भी पेशेंट को एप्लास्टिक एनीमिया क्यों हो रहा है, उसकी वजह यह है कि उसका जो बोन मैरो है, हड्डियों का जो गूदा है जहाँ से रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स बनते हैं, वो जो फैक्ट्री है वो ख़राब हो चुकी है। सो आपको रीज़न पता होनी चाहिए। तो वाइवा में या एमसीक्यू में आपसे यही बातें पूछी जाती हैं कि वाई एप्लास्टिक एनीमिया अकर। तो आपने बताना होता है कि इसकी वजह यह है कि बोन मैरो ख़राब हो गया। बोन मैरो ख़राब हो गया तो रेड ब्लड सेल्स भी नहीं बनेंगे, वाइट ब्लड सेल्स भी नहीं बनेंगे और प्लेटलेट्स भी पेशेंट की बॉडी के अंदर नहीं बनेंगे। इस तरह के एनीमिया को हम क्या कहते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। अब एनीमिया की जो हम 7 टाइप्स पढ़ेंगे उन सब में हम सेम हेडिंग्स रखेंगे, ठीक है। हम यही बातें पढ़ेंगे कि जो एप्लास्टिक एनीमिया है इसकी वजूहात क्या क्या होती हैं, इसकी वजह से बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स अपेयर होते हैं, क्या क्या अलामात शो होती हैं और फिर हमने इसको ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो यही 4-5 चीज़ें हैं जो कि आपसे पूछी जाती हैं वाइवा में, एमसीक्यू में, और ये आपका एनफ है अगर आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन में लिखाते हैं, ठीक है। तो 5 में से 4, 4.5 नंबर आपको आसानी से मिल सकते हैं। सबसे पहले हम रीज़न डिस्कस करते हैं कि एप्लास्टिक एनीमिया क्यों होता है। तो एप्लास्टिक एनीमिया की वजह यह है कि जब आप रेडिएशन या कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट कराते हैं, यानी कि वो लोग जिनको कैंसर है या किसी और वजह से वो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बार बार अपने टेस्ट करवाते हैं जिसमें एक्सरेज वगैरह इस्तेमाल होती हैं। तो हमने आरबीसी के अंदर ये बात पड़ी थी कि बॉडी में जितनी ज़्यादा आप एक्सरे अप्लाई करते हैं उतने ज़्यादा आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं और उनकी तादाद बॉडी में कम हो जाती है। तो मल्टीपल टाइम रेडिएशंस का इस्तेमाल करने से और मुख्तलिफ दवाइयों का इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में बोन मैरो ख़राब हो सकता है। फिर है प्रेगनेंसी। मोस्टली फीमेल को प्रेगनेंसी में जो है वो एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, बट आफ्टर प्रेगनेंसी ये चीज़ें जो हैं वो फिर ठीक हो जाती हैं। इसलिए क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको अपनी बॉडी के लिए भी और बच्चे की बॉडी के लिए भी आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनवाने होते हैं। तो आपको बाहर से फॉलिक एसिड, विटामिन B12, साइनोकोबालामीन, विटामिन B9, विटामिन B6 ये सब लेने पड़ते हैं। अगर आप नहीं लेंगे तो उस कंडीशन में आप एनीमिया में जा सकते हैं। उसके बाद है कुछ खास ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनका एडवर्स इफेक्ट ये है कि उनको ज़्यादा इस्तेमाल करने से पेशेंट एप्लास्टिक एनीमिया का शिकार हो जाता है। इसमें हमारे पास आती हैं सल्फोनामाइड और क्लोरफेनारामीन। ये दोनों एंटीबायोटिक्स हैं। इनका इस्तेमाल अगर ज़्यादा किया जाए, लंबे अरसे के लिए किया जाए, तो पेशेंट जो है वो एनीमिया का शिकार हो सकता है, क्योंकि ये हमारे आरबीसीज को या बोन मैरो को ख़राब करती हैं। फिर है टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कि आपको बैक्टीरिया से होती है, डेट इज कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टीबी का पेशेंट आपने देखा होगा बहुत कमज़ोर होता है, उसका कलर ख़राब होना शुरू हो जाता है, वो डार्क कलर में जाना शुरू हो जाता है, जो पिंकिश कलर है, वाइट कलर है स्किन का, वो डैमेज हो जाता है। वजह यह है कि टीबी में आपका बोन मैरो भी जो है वो ख़राब होता है। फिर है वायरल इन्फेक्शन। अगर किसी भी इंसान को कोई बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो वायरस भी आपकी बोन मैरो को ख़राब कर सकता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे टॉक्सिक केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ उस वजह से भी आपको जो है वो एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। तो मोस्टली जो एप्लास्टिक एनीमिया है इसकी रीजंस मेडिसिन्स हैं या रेडिएशंस हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर हमें एप्लास्टिक एनीमिया हो जाए तो हमारी क्या क्या सिम्टम्स होंगी, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें एप्लास्टिक एनीमिया है। तो मेजॉरिटी ऑफ एनीमिया में सिम्टम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। सो हमने कोशिश की है जो डिफरेंट सिम्टम्स हैं उनको स्टार्ट में लिखा जाए और जो मिलती जुलती सिम्टम्स हैं सारे एनीमियाज की उनको हम एंड पे लिखें। तो अगर किसी की स्किन पेल हो रही हो, स्किन के ऊपर स्पॉट्स बन रहे हो, उसको थकावट हो रही हो, उसको ओरल कैविटी में अल्सर हो रहा हो, ज़ख़म हो रहे हो, उसको अगर कोई कट लग जाए और लंबे टाइम तक उसका खून ना रुके, क्यों खून नहीं रुक रहा, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या हो रहा है, प्लेटलेट्स की मिकदार कम हो रही है। उसकी नोज़ से मुसलसल ब्लीडिंग हो रही है, गम से ब्लीडिंग हो रही है। तो देखिए हाँ, नोज़ से ब्लीडिंग, गम से ब्लीडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि प्लेटलेट्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो खून निकल रहा है वो स्टॉप नहीं हो रहा। फीवर हो रहा है, इन्फेक्शंस बहुत लंबे हो गए हैं। इन्फेक्शंस क्यों लंबे हो गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमें कौन मदद करता है, वाइट ब्लड सेल्स मदद करते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी तो हमें अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होगा या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होगा तो वो इन्फेक्शन या बैक्टीरियल
बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में लंबे टाइम तक रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में उससे लड़ने के लिए जरा एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं है। तो उससे भी क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हो सकता है पेशेंट एनीमिया का हो या उसको सांस लेने में मसला हो। सांस लेने में मसला क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है कि सांस लेने के लिए आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, और ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड करती है? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। अगर आपकी बॉडी में आरबीसीज कम हो जाएंगे तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कम बाइंड करेगी तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी तो सांस लेने में आपको मसला होगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, आप इसमें से 4-5 सिम्टम्स, पाँच तो कम से कम आप लिख कर आए ना सिम्टम्स, ठीक है। अब आ जाते हैं कि अगर किसी को एप्लास्टिक एनीमिया हो गया है, उसने ये इनमें से कुछ भी उसको रीज़न हुई है और इसकी बॉडी में इसमें से कुछ भी सिम्टम्स अपेयर हो रही हैं। अच्छा याद रखिएगा, जो सिम्टम्स होती हैं वो एक ही बंदे में सारी सिम्टम्स अपेयर नहीं होती। इसमें से 2-3 सिम्टम्स किसी पर्सन में अपेयर होती हैं, 2-3 सिम्टम्स किसी में अपेयर होती हैं। बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जिनमें सारी सिम्टम्स अपेयर हो रही होती हैं। तो डॉक्टर जो हैं, क्योंकि वो पैथोलॉजी बहुत अच्छी पढ़ते हैं, तो इसलिए वो सिम्टम्स से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पेशेंट को कौन सा इन्फेक्शन हुआ है। तो अब हमने पेशेंट की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, जो हमारा मेजर काम है एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन या एज अ फार्मासिस्ट। तो आपने उसको मेडिसिन के ज़रिए से या सर्जरी के ज़रिए से ट्रीट करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें। ट्रांसप्लांट का मतलब है कि किसी और पर्सन से लेकर बोन मैरो का पार्ट जो है वो पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करवाया जाता है। ये सर्जिकल प्रोसीजर है। अब हम बोन मैरो क्यों ट्रांसप्लांट कर रहे हैं? क्योंकि बोन मैरो ही ख़राब हुआ है, ठीक है। आरबीसी ट्रांसफ्यूजन करें, यानी कि उसको ब्लड लगाएं, ब्लड में से निकाल के आरबीसी उसकी पेशेंट बॉडी में इंजेक्ट करें। प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन करें, ट्रांसफ्यूजन का मतलब है लगाना, उसकी बॉडी में किसी दूसरे पेशेंट की बॉडी से निकाल के प्लेटलेट्स लगाएं। उसको स्टेरॉइड्स दें। स्टेरॉइड्स क्यों दिए जाते हैं? स्टेरॉइड जो हैं वो एलर्जी से बचाते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं, इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं। बॉडी में जो भी एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको रोकने के लिए स्टेरॉइड्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो अगर किसी भी पेशेंट की बॉडी में WBC की मिकदार कम होगी तो आपको पता है कि उसकी बॉडी में इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी, उसकी बॉडी में एलर्जी ज़्यादा होगी। लिहाजा हम उसको बचाने के लिए हम स्टेरॉइड्स देते हैं। बट स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत ख्याल से किया जाता है, क्योंकि स्टेरॉइड आपकी एक ऐसी ड्रग है जो कि बहुत पावरफुल ड्रग होती है। अगर कोई भी इंसान लंबे टाइम के लिए स्टेरॉइड्स यूज़ करता है तो उसके बाद दुनिया की कोई भी दवाई आपके ऊपर काम नहीं करती। इसलिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत केयरफुली करना चाहिए। और साथ साथ आप उसको एंटीबायोटिक्स भी लगा सकते हैं। एंटीबायोटिक्स क्यों लगाते हैं? क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से आपको जो है वो एप्लास्टिक एनीमिया होता है। और जब आपकी बॉडी में जरासीम से लड़ने की सलाहियत कम हो गई है तो आप पे वायरस भी अटैक कर सकता है, बैक्टीरिया भी अटैक कर सकता है। लिहाजा हम पेशेंट को बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।